बूढ़े गृहस्वामी को दुख हुआ। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई रास्ता सोचा जाए, मैं इसके बदले में उपयुक्त मोती कहाँ से ढूंढूं। शाओडोंग परिवार की आंखें धुंधली हो गईं और उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना मुंह हिलाया। लोंगन के आकार के पूर्वी मोती पूर्वी चीन सागर के लिए अद्वितीय हैं। आप उन्हें पूर्वी चीन सागर में नहीं पा सकते हैं और आप अन्य स्थानों पर समान आकार के मोती नहीं पा सकते हैं। वृद्ध गृहस्वामी ने कोमल स्वर में सांत्वना देते हुए कहा, युवा स्वामी, चिंता न करें, कोई अद्वितीय मार्ग नहीं है। महारानी के 40वें जन्मदिन तक अभी 1 महीना बाकी है और कोई महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है। अगर आप मुझसे पूछें तो वह महान सज्जन एक आपदा है। जब से वह हमारे फैंग की देश में आया है, महारानी और अधिक मूर्ख बन गई है। शाओडोंग परिवार युवा और जोश से भरा हुआ है और जितना अधिक वे बात करते हैं उतना ही वे क्रोधित होते जाते हैं और विषय और दूर होता जाता है। तारांकन 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 तारांकन। महारानी 40वां जन्मदिन। विंग रूम में एक बूढ़ा और एक युवा उदास और बेचैन थे। छोटा किंगफिशर पेड़ की चोटी पर खड़ा था और बिना कुछ बोले दोनों के बीच बातचीत सुन रहा था। जितना अधिक वह सुनता उतना ही वह उत्साहित होता। वह अपने मालिक को आवाज संचरण के माध्यम से खबर साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। गुरुजी, मैंने राजपरिवार के बारे में कुछ गुप्त जानकारी सुनी है जो आपको मोती बेचने में मदद करेगी। मुझे कहानी बताओ। सुकिंगलुओ उस समय शियातुआंजी को अपनी बाहों में लेकर गाड़ी पर बैठा था और जुबाओझाई की ओर जा रहा था। वह हमेशा गपशप करने वाले छोटे किंगफिशर के प्रति बहुत असहाय रही है और वह सप्ताह के दिनों में उसे ज्यादा नियंत्रित नहीं करती है, जिससे वह स्वतंत्र रूप से खेलता है। अब जब उसने सुना कि यह मोती बेचने से संबंधित है तो वह थोड़ी दिलचस्पी लेने लगी। यह मामला जटिल है, इसमें शाही रहस्य शामिल हैं और आम लोग इसे आसानी से कहने की हिम्मत नहीं करते। छोटा किंगफिशर पेड़ की चोटी पर तैर रहा था, उसकी काली आंखें चालाकी से चमक रही थीं। यह मैं हूँ, हमेशा मालिक के बारे में सोचो और जब मुझे उपयोगी जानकारी मिलेगी तो मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। सुकिंगलुओ ने अपनी भौहों के बीच को हल्के से रगड़ा, उसकी शेखी बघारने के सामने खुद को असहाय महसूस करते हुए कहा, जल्दी करो, जुबाओझाई जल्द ही आ रहा है, मोती बेचने में देरी मत करो। स्रोत को अभी भी महारानी से ही शुरू करना होगा। छोटे किंगफिशर ने खुशी से अपना गला साफ किया और तुरंत बोलना शुरू किया। 4 साल पहले अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के नाम पर बेइमिंग किंगडम ने एक तेजस्वी युवक को प्रस्तुत किया। महारानी लोंगक्सिन बहुत खुश थीं और उन्हें कुलीन नाम दिया गया और बहुत प्यार किया गया। वह व्यक्ति महारानी पर इतना मोहित हो गया था कि वह अपना दिमाग खो बैठा, सरकारी मामलों के बारे में नहीं सोचता था और हर रात गाने बजाता था। उसने 36 साल की उम्र में ड्रैगन के बीज को गर्भ धारण करने में संकोच नहीं किया। वह उसके लिए एक राजकुमारी को जन्म देना चाहती थी और उसने अपनी बेटी को राजकुमारी बना दिया। महारानी के शुरुआती वर्षों में पैदा हुई 3 महारानी बड़ी हो गई हैं और उनमें सिंहासन के लिए लड़ने का जज्बा है। हम उनके अच्छे कामों को खराब करने के लिए और अधिक घटनाओं की अनुमति कैसे दे सकते हैं। जब महारानी 8 महीने की गर्भवती थी तो उन्हें सबसे बड़ी महारानी द्वारा महल में रखे गए जासूसों ने जहर दे दिया था। सौभाग्य से वह बच गईं, जिसके परिणामस्वरूप समय से पहले प्रसव हुआ और एक छोटे राजकुमार का जन्म हुआ। महारानी क्रोधित हो गई। उसने बड़ी राजकुमारी को मार डाला और उसे कबीले के महल में कैद कर दिया। हालांकि छोटे राजकुमार को उसकी मां के गर्भ में ही जहर दे दिया गया था और जब वह पैदा हुआ तो उसकी जान खतरे में थी। महारानी को अपने सबसे छोटे बेटे पर तरस आया, इसलिए उसने उसके लिए प्रसिद्ध डॉक्टरों को नियुक्त किया और हर जगह दवा की तलाश की। यही कारण है कि वह आपके महानुभाव के प्रति दोषी महसूस करती है और उनका और भी अधिक पक्ष लेती है। वह उनके लिए एक आलीशान आंगन बनाने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करती है और उन्हें लगातार पुरस्कृत करती है। इस वर्ष का 40वां जन्मदिन और भी अधिक पैतृक व्यवस्था के विरुद्ध है। मैंने अपने लिए उसी शैली की एक पोशाक बनवाई और उसे विभिन्न देशों के दूतों के जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए ले गई। तारांकन 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 तारांकन। महिला सम्राट का दिमाग भर गया है। वह हर रात गाती है और सरकार की अनदेखी करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे बेइमिंग साम्राज्य ने धोखा दिया हो और लोगों के दिलों को भ्रमित करने के लिए एक लोमड़ी भेजी हो। सुकिंगलुओ जितना ज्यादा सुनती, उसका दिल उतना ही भारी होता जाता। वह कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो दुनिया को नहीं समझती। वह तारों को सुनती थी और संगीत को अच्छी तरह जानती थी और महारानी की बढ़ती अक्षमता को लेकर बहुत चिंतित थी। ये सही है, दरबार में मंत्रियों के बीच भी चर्चा हो रही है कि आपके स्वामी बेइमिंग साम्राज्य के जासूस हैं, जो महारानी को भ्रमित करने और दरबार में विपत्ति लाने के लिए अपनी सुंदरता पर निर्भर हैं। छोटे किंगफिशर ने भी ऐसा ही महसूस किया। दरबार में एक मंत्री था जिसने महारानी को महान राजा को मृत्युदंड देने की सलाह दी थी, लेकिन महारानी क्रोधित हो गईं और उन्होंने मंत्री को मृत्युदंड देने का आदेश दिया और परिवार को लूट लिया गया। कुआं। सुकिंगलुओ ने दुख से कहा, महारानी मूर्ख और अत्याचारी है। अगर देश कमजोर है तो दुनिया जल्द या बाद में अराजकता में होगी।
मुझे उम्मीद है कि वह दिन बाद में आएगा, कम से कम तब तक जब तक मालिक बड़ा नहीं हो जाता और अपने रिश्तेदारों की रक्षा करने की क्षमता नहीं रखता। छोटे किंगफिशर ने मन ही मन सोचा। मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब है। जुबाओझाई के युवा मालिक को मोतियों की तत्काल आवश्यकता है। मैं अपनी माँ को बता दूंगा ताकि उन्हें अच्छी कीमत मिल सके। सुकिंगलुओ उस समय केवल 5 वर्ष की थी, इसलिए वह केवल शाही परिवार के रहस्यों को सुन सकती थी और महत्वपूर्ण सरकारी मामले उससे बहुत दूर थे, इसलिए उलझने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, मैं जाकर सुनूंगा कि उन्होंने और क्या कहा और मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। छोटे किंगफिशर का गपशप करने वाला दिल धड़कने ही वाला था और उसने तुरंत अपने दिमाग में ध्वनि संचरण को काट दिया। अरे, इस आदमी में उत्साह कहाँ है? कोने में सुनने की आदत तुमने कहाँ से सीखी? सुकिंगलुओ शांत हो गई। उसने गाड़ी से हिल रहे नींद में डूबे शियातुआनजी को गले लगा लिया। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। तारानकन 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 तारानकन। सूहू ने गाड़ी को जुबाओझाई तक पहुंचाया, गाड़ी को दरवाजे पर पार्क किया, परिवार को लॉबी में ले गया और सीधे मोती के आभूषण बेचने वाले काउंटर पर चला गया। ली शियुए को हाल के वर्षों में कोंगशानतांग में जिनसेंग और गैनोडर्मा ल्यूसिडम बेचने का अनुभव था, इसलिए उसने बस मोती के आभूषणों की कीमत पूछी और लड़के को अपने दुकानदार से मिलने के लिए कहा। उसके सादे कपड़े देखकर युवक एक क्षण के लिए अचंभित रह गया, फिर होश में आया और जल्दी से लोगों को पिछवाड़े की ओर ले गया। माँ, उन्होंने जो कीमत बताई है वह 100 तैल चांदी से भी कम है, इसलिए मैं इसे नहीं बेचूंगा। सुकिंगलुओ ने जियातुआनजी को अपनी बाहों में लेकर ली जियुए का पीछा किया और उसे मोती के आभूषणों के बाजार की सामान्य समझ थी और वह इसे अच्छी तरह से जानती थी। ठीक है, मिस यू की बात सुनो। ली शियुए ने सॉटैल की आवाज़ सुनकर एक सांस ली और फिर उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी बन गई है, उसकी पीठ सीधी हो गई है और उसका चेहरा भी खुश है। 100 ताइल प्रति टुकड़ा, 36 ताइल 3600 ताइल होते हैं और यार्ड खरीदने के लिए पैसे तय हो जाते हैं। तारानकन 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 तारानकन। सुकिंगलुओ की अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसानी से मोती बिक गए। जब जुबाओझाई के युवा मालिक ने कबूतर के अंडों के आकार के 36 मोती देखे तो वह अचंभित से लेकर खुश और खुशी से रोने लगा। वहाँ बहुत सारे अभिनेता हैं। रंग और आकार के आधार पर 36 मोती सुकिंगलुओ की कभी कभार की दिखावटी हिचकिचाहट के कारण लगभग आसमान छूती कीमत पर बेचे गए। जब परिवार जुबाओझाई के गेट से बाहर निकला तो सूहू और उसकी पत्नी की जेबें जुफेंग बैंक के नोटों से भरी थीं, प्रत्येक के पास 100 टैल थे, यानी कुल 60। 36 मोती 6000 टैल में बिके। चांदी देखकर दंपत्ति लगभग अचंभित रह गए। वे ऐसे चल रहे थे मानो वे कपास पर पैर रख रहे हों और उनकी एड़ियां जमीन पर नहीं पड़ रही थीं। गेट से बाहर निकलते समय उसे इतना चक्कर आ रहा था कि वह गाड़ी को ढूंढ ही नहीं पा रही थी। तारानकन 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 तारानकन। सूहू इतना उत्साहित था कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह उसकी आंखों के नीचे 2 काले घेरे थे। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर डेंटल ऑफिस गया, बाकी पैसे चुकाए और मैच जीत गया। घर की चाबी उसकी जेब में थी। अतिथि अधिकारी, क्या आपको अपने परिवार में एक द्वारपाल और एक नौकरानी की आवश्यकता है? दांत की दुकान के क्लर्क ने पैसे लिए इतना मुस्कुराया कि उसके दांत नजर नहीं आए और अतिरिक्त सेवाएं देने की पेशकश की। अगर अतिथि अधिकारी को इसकी जरूरत हो तो हम एक परिचित टूथमेट को जानते हैं और हमारे पास तैयार उम्मीदवार हैं, इसलिए हम किसी भी समय एक दूसरे से मिल सकते हैं। बहू, बहन कियाओ काउंटी में अकेले पढ़ाई करने के लिए बहुत अकेली है। उसके साथ कोई होना अच्छा है। सूहू को प्रलोभन हुआ, उसकी जेब में पैसा था और आत्मविश्वास भी, वह अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। पिताजी, मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है। सुजुकिन ने जल्दी से उसे रोका। मैं खाना बना सकती हूँ और कपड़े धो सकती हूँ। मुझे किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं सिर्फ अकेले पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। अगर कोई देख रहा है तो मैं खुश नहीं रहूंगी। नौकरानी को जल्दी नहीं है, द्वारपाल का होना जरूरी है। ली शियुए अधिक दीर्घकालिक सोचती हैं, घर की देखभाल करने के लिए किसी का होना सुरक्षित है। भविष्य में जब दो बड़ी हो जाएगी और पढ़ाई करने के लिए काउंटी आएगी तो उसकी देखभाल करने वाला कोई होगा। सूहू हमेशा अपनी बहू की बात सुनते थे और जब उन्होंने देखा कि वह एक हाउसकीपर खरीदने में रुचि रखती है तो उन्होंने तुरंत दुकान सहायक के साथ उससे मिलने के समय के बारे में चर्चा की। यदि अतिथि अधिकारी इसे देखना चाहता है तो वह इसे कभी भी देख सकता है और वह अभी जा सकता है। दुकान का सहायक खिलखिलाकर मुस्कुराया, बड़े उत्साह के साथ गाड़ी के अगले हिस्से पर चढ़ा, सूहू को रास्ता दिखाया और उनके साथ एक परिचित दंत सहायक को खोजने चला गया। गाड़ी के पीछे के डिब्बे में बहुत ज्यादा शोर था और मच्छर भी थे।
सुकिंगलुओ ने पर्दे उठाए, अपनी छोटी टोकरी से कीड़ों और मच्छरों को दूर भगाने वाली एक थैली निकाली और उसे शियातुआनजी के गले में लटका दिया। उसे डर था कि जियातुआनजी का मांस बहुत नर्म होगा, जिससे मच्छर आकर्षित होंगे और काट लेंगे। बहन यू, क्या आपके पास अभी भी वह ताज़ा पाउच है? क्या आप मुझे एक और दे सकती हैं? सुज़ुकिन ने जियातुआनजी के पाउच पर नज़र डाली और उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। सुकिंगलुओ द्वारा बनाए गए प्रत्येक पाउच का अपना जादुई प्रभाव होता है। वह उन पाउच को सूंघना चाहती है जो उसके दिमाग को तरोताजा कर सकते हैं और पढ़ते समय उसकी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। पढ़ने का प्रभाव आधे प्रयास में दोगुना होता है। ठीक है, मेरी बहन को ये कभी भी चाहिए। सुकिंगलुओ ने अपना छोटा सा चेहरा उठाया, मीठी मुस्कान दी, छोटी टोकरी से एक थैली निकाली और उसे सौंप दी। बहन, मुझे भी एक चाहिए। सू जिक्सुआन ने सुकिंगलुओ की छोटी टोकरी को उत्सुकता से देखा। वह ढक्कन खोलकर देखना चाहता था कि अंदर क्या खजाना है। भाई, ये यहाँ है। सुकिंगलुओ ने अपने बर्फ जैसे सफ़ेद और कोमल हाथों से टोकरी में हाथ डाला, एक और थैली निकाली और उसे सौंप दिया। ये स्वादिष्ट है। सू जिक्सुआन ने थैली ली, उसे अपनी नाक की नोक तक उठाया, एक गहरी सांस ली और जोर से शेखी बघारी। मेरी बहन द्वारा बनाई गई थैली से बहुत अच्छी खुशबू आती है और यह परिधान कार्यशाला में कढ़ाई करने वाली महिला द्वारा बनाई गई थैली से बेहतर दिखती है। यह पाउच मेरी माँ ने बनाया है, मैंने इसमें बस कुछ जड़ी बूटियाँ डाली हैं। सुकिंगलुओ ने प्यारी सी दूधिया आवाज निकाली और ली शियू ए की बाँह को प्यार से रगड़ा। यह एक माँ का कौशल है और कढ़ाई वाले फूल भी सुंदर हैं। माँ के हाथ तुम्हारे मुंह जितने कुशल नहीं हैं और तुम लोगों को खुश करने के आदी हो। ली शियुए ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुई और खुशी से अपनी बाहें फैलाकर उसके नाजुक और कोमल शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। सुकिंगलुओ की बाहों में अभी भी एक नर्म और प्यारा सा पकौड़ा था। छोटा पकौड़ा बीच में से दबा हुआ था। इसे दबाना बहुत असुविधाजनक था। उसकी आंखों में शिकायत के आंसू थे और वह मुस्कुराया और रोना चाहता था। जुबान अच्छी है, रो मत, बहन तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाएगी। सुकिंग ने उसे देखा और फिर से रोना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से लीजियू की बाहों से मुक्त हो गई। छोटी टोकरी से नर्म सूखे शकरकंद का एक नाखून के आकार का टुकड़ा निकाला और उसे उसके मुंह में ठूंस दिया। सूखे शकरकंद नर्म और मीठे होते हैं, जो छोटे प्यारे पालतू जानवरों को खिलाने के लिए उपयुक्त होते हैं, और ये छोटे किंगफिशर के पसंदीदा नाश्ते होते हैं। सुकिंगलुओ की छोटी टोकरी पूरे साल सूखे शकरकंदों से भरी रहती है और इस समय इसका एक और जादुई प्रभाव होता है, जो जियातुआनजी के मुस्कुराते हुए मुंह को बंद करने के लिए बिल्कुल सही है। बाहा, जियातुआनजी ने सूखे शकरकंदों का मीठा स्वाद चूसा और खाकर बहुत खुश हुआ। बहन, तुम्हारी छोटी टोकरी में और क्या क्या खजाने हैं, मुझे दिखाओ। सू जिक्सुआन अंततः इसे और सहन नहीं कर सका। उसने उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकाला और छोटी टोकरी को देखा। भाई इसे देखना चाहता है, बस देखो। सुकिंगलुओ ने मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए जियोलांजी को अपनी ओर धकेला। महान, सू जिक्सुआन को वह मिल गया जो वह चाहता था और वह कान से कान तक मुस्कुराया। छोटी टोकरी का ढक्कन खोला गया। न केवल सू जिक्सुआन उत्सुक था, बल्कि ली शियाओए और सू जिकिन ने भी देखने के लिए अपनी गर्दन बढ़ाई। छोटी टोकरी में एक खंजर, चांदी की सुइयों का एक थैला, पट्टियों का एक छोटा रोल और रक्त स्थिर करने वाली मरहम से भरे 3 छोटे बक्से थे, जो सभी जीवन बचाते समय मिले थे। इसके अलावा 3 थैलियाँ, एक सिलाई किट, सूखे शकरकंदों का एक छोटा थैला, 2 थैलियाँ जिनमें से एक में गोलियां हैं और दूसरे में पैसे हैं, गहरे हरे रंग का बांस भी है। वाह बहन, आपकी छोटी टोकरी एक खजाने की थैली है। सू जिक्सुआन छोटी टोकरी में रखी वस्तुओं की पूरी श्रृंखला को देखकर दंग रह गई और जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। बहन यू, क्या ये बांस की बांसुरी है? सुज़ुकिन हरे बांस की ओर आकर्षित हुआ। उसने छोटी टोकरी से हरे बांस को बाहर निकाला, उसे अपने हाथ में लिया और उसके साथ प्यार से खेला। हाँ बहन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक बना सकता हूँ। सुकिंगलुओ ने प्यारी सी दूधिया आवाज में गाना गाया और टेढ़ी भौहों के साथ मुस्कुराई, बेहद प्यारी। उन्होंने यह नहीं बताया कि हरे बांस का जादुई काम सिर्फ संगीत बजाना ही नहीं है। उसके हाथों में हरे बांस को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो तलवार की तरह तेज है। तलवार क्यूई एक ब्लेड में बदल जाती है, 100 कदमों के भीतर 100 शॉट्स और 100 हिट के साथ फूलों को उड़ाती है और पत्तियों को तोड़ती है। ठीक है, मिंगशुई कॉलेज में एक विशेष मास्टर हैं जो 6 कलाएं सिखाते हैं और मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि मुझे स्वभाव में कौन सी कला सीखनी चाहिए। सुज़ुकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी बहन अपने हाथों से बांस की बांसुरी बना सकती है तो मैं बांसुरी बजाना सीखूंगी। अगर मेरी बहन वास्तव में बांसुरी बजाना सीखना चाहती है तो जब मैं वोनियू गांव लौटूंगा तो अपने पिता के साथ पहाड़ों में शिकार करने जाऊंगा, उपयुक्त बांस ढूंढूंगा और अपनी बहन के लिए बांस की बांसुरी बनाऊंगा। सुकिंगलुओ की आंखें चमक उठीं। वह चिंतित थी कि उसके पास खेलने के लिए पहाड़ों पर जाने का कोई बहाना नहीं होगा और बांस खोजने की बात सामने आने पर माँ अब उसे रोक नहीं सकी।
अरे अच्छी बहन, मेरे लिए भी एक बांसुरी बना दो। ये सुनते ही सू जिक्सुआन की आंखें गर्म हो गईं और वह उत्सुकता से झुक गया, अपना चेहरा चाटने लगा और मुस्कुराने लगा। ये बहुत अच्छी बात है, भाई जितनी चाहे उतनी जड़ें रख सकता है। सू किंगलुओ का दिल खिल उठा और स्लीपी ने एक नरम तकिया भेजा। उसके अच्छे भाई ने वास्तव में उसके दिल में तकिया भेजा था। बहन यू, बांस की बांसुरी बनाते समय सावधान रहना, अपने हाथ मत काटना। निश्चित रूप से काम निपटाने के कारण ली शियुए ने अब उसके बाहर खेलने जाने पर कोई सख्त आपत्ति नहीं जताई, बल्कि चिंता के कुछ शब्द ही कहे। यह अच्छी बात है माँ, मैं सावधान रहूंगा, आप निश्चिंत रहें। सू किंगलुओ ने खुशी खुशी सहमति दे दी और वोनियू गांव लौटने का इंतजार करने लगा था और बांस खोजने के लिए पहाड़ों पर जाने के नाम पर खुलकर खेलने के लिए एक अच्छा दिन था। तारानकन 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 तारानकन। शहर की पूर्व और पश्चिम गलियां। दंत चिकित्सा कर्मचारियों ने नौकरों की देखभाल के लिए एक पूरा परिवार रखा और दंत चिकित्सा करने वाली महिला ने देखा कि उसके पास काम है और उसका झुर्रियों वाला बूढ़ा चेहरा गुलदाउदी की तरह मुस्कुराया। अतिथि अधिकारी, चिंता मत करो, हमारे परिवार के नौकरों की पृष्ठभूमि साफ है और उनकी पृष्ठभूमि और घरेलू पंजीकरण सरकार के पास पंजीकृत हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें तुरंत ले जाया जाएगा। मालिक को धोखा देने वाले दुष्ट दासों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आंगन में जहां नौकरों को रखा गया था, वेश्या की जुबान बहुत शानदार थी और उसके शब्द उसके गायन से बेहतर थे। सू किंगलुओ उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं थी, इसलिए वह ज़ियातुआनज़ी को अपनी बाहों में लेकर अकेले आंगन में घूमती रही। थोड़ी देर बाद वह रुका और एक सुंदर चेहरे वाली छोटी लड़की के सामने बैठ गया, जो केवल 3 या 4 साल की थी और उसने 2 नौकरानी हेयरपिन पहन रखे थे। छोटी बच्ची के दाहिने कान पर मच्छर ने काट लिया था और वह सूजकर सुअर के कान जैसा हो गया था। उसमें बहुत खुजली हो रही थी और वह उसे परेशान करती रही, जिससे उसकी त्वचा लगभग टूट गई। छोटी बहन, मैं तुम्हें मच्छरों को भगाने के लिए एक पाउच दूंगी ताकि तुम्हें काटने का डर न रहे। सू किंगलुओ ने छोटी टोकरी से मच्छर भगाने वाली एक थैली निकाली और उसे दे दी। बहन आपको धन्यवाद। छोटी लड़की ने संदेह के साथ थैली ले ली तथा बच्चों के बीच विश्वास के आधार पर उसने उसे एक दोस्ताना मुस्कान दिखाई। बहन मिन, आप अन्य लोगों से चीजें यूं ही नहीं ले सकती। छोटी लड़की के बगल में बैठी महिला फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा पीला और पतला था। फिर भी वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, उसकी पीठ सीधी थी, उसका चेहरा सुंदर और शांत था। इस समय ये देखकर कि छोटी लड़की असहाय थी, उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उसे गर्मजोशी से डांटा। माँ, जियांग। छोटी लड़की ने थैली अपनी माँ के सामने पकड़ी, उसकी आंखें लंबे समय से खोए हुए आश्चर्य से चमक रही थीं। तारानकन तारानकन। सास, माँ और बेटी। ली शियुए ने अपनी सबसे छोटी बेटी को दूर से एक माँ और बेटी से बात करते हुए देखा और वह माँ और बेटी की स्थिति के बारे में पूछने के लिए प्रेरित हुई। अतिथि अधिकारी, ईमानदारी से कहूँ तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप उन 2 लोगों को न छुएं। दांत की दुकान के सहायक ने अचानक कुछ जोड़ा और सूहू के सामने फुसफुसाया। क्यों? सूहू हैरान थी। वे दोनों श्री वेई के परिवार के सदस्य हैं। दंत चिकित्सा कर्मचारियों की आवाज बेहद धीमी थी, मानो उन्हें सुनाई देने का बहुत डर था। मास्टर वेई ने विरोध करने के लिए एक पत्र लिखा और महारानी ने घर में तोड़फोड़ और विनाश का आदेश दिया। पुरुषों के सिर काट दिए गए और महिलाओं को आधिकारिक दास के रूप में इस्तेमाल किया गया। किसी ने भी उनके परिवार को छूने की हिम्मत नहीं की। ओह, सूहू एक शिकारी है जिसने कभी शाही दरबार में पैर नहीं रखा है। उसे दरबार के महत्वपूर्ण मामलों की बहुत कम समझ है और वह समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है। उसे बस लगता है कि दंत चिकित्सक रहस्यमय और डरावने हैं, इसलिए वह किसी को खरीदने का विचार छोड़ देता है। वह इसे समझ नहीं सका, लेकिन सू किंगलुओ ने इसे अपने दिल में समझ लिया और उसने समझा कि दांत की दुकान के कर्मचारियों द्वारा उल्लिखित भगवान वेई वही व्यक्ति होना चाहिए जिसने कुछ समय पहले एक पत्र लिखा था जिसमें महारानी से महान राजा की मृत्यु की अनुमति मांगी गई थी। झोंगलियां के बाद वह बाजार में कैसे रह सकता था और उसका अपमान किया जा सकता था। माँ, वह एक मीठी चीख के साथ ली जियू की ओर दौड़ी। क्यों? ली जियू ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई, नीचे झुकी और उसे अपनी बाहों में ले लिया। सू किंगलुओ ने ली जियुए के कान को पकड़ लिया और कुछ बुदबुदाया। हाँ, ली जियू ए ने बार बार सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद जब दोनों ने अपनी निजी बातचीत समाप्त कर ली तो ली शियुए शांति से मैचमेकर के पास गई और उससे माँ और बेटी को खरीदने के बारे में चर्चा की। टूथमैड ने भाग्य का एक दुर्लभ रूप दिखाया, गुप्त रूप से सोच रहा था। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसने उसका फायदा उठाया और उसके हाथ में गर्म आलू फेंक दिया। चाहे कुछ भी हो, बातचीत होनी चाहिए। साधारण सरकारी दासों की कीमत अच्छे परिवारों के साधारण नौकरों से कम होगी। बूढ़ी औरत सामान फेंकने को तैयार है, इसलिए कीमत और भी कम है। $1 के लिए 15 टैल चांदी, और माँ और बेटी उन सभी को ले जाती हैं।
ली शियुए ने पैसे का भुगतान किया, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, माँ और बेटी के वेश्यावृत्ति के अनुबंध को अपने हाथों में लिया और शांति से माँ और बेटी के पास आ गई। बड़ी बहन, मेरी बहन यू ने कहा, हर दिन एक अच्छा काम करो और हमारे सुपरिवार को आशीर्वाद दो। शांतिपूर्ण और दयालु व्यवहार के साथ उसने वेश्यावृत्ति का दस्तावेज महिला के हाथ में थमा दिया और चुपचाप उसे 5 तैल चांदी दे दी। सिस्टर यू ने हमें आज जो अच्छे काम करने के लिए कहा था वह बड़ी बहन पर आ गया। बड़ी बहन ने बिक्री के दस्तावेज को फाड़ दिया और वह अब से एक अच्छी नागरिक होगी। बच्चे को ले लो और सही और गलत के इस स्थान से निकल जाओ। मैडम हुइयंग वेई और उनकी बेटी, आपकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद। महिला इतनी आभारी थी कि उसने अपनी छोटी बेटी को जमीन पर घुटनों के बल बैठाया और ली शियू के सामने झुक गई। अरे, मैं कुछ नहीं कर सकता, जल्दी उठो। ली शियू इतना बड़ा उपहार सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए वह सदमे में 2 कदम पीछे हट गई, होश में आए और जल्दी से नीचे झुकी, दोनों माँ और बेटी को ऊपर खींच लिया और उन्हें कोमल आवाज में दिलासा दिया, बड़ी बहन, जल्दी करो, देर मत करो, बुरे लोगों द्वारा निशाना बनाए जाने से सावधान रहो। धन्यवाद मोहतरमा। वह महिला पाखंडी नहीं थी, उसने अपने आंसू पोंछे, अपनी छोटी बेटी को खींचा और जाने के लिए मुड़ी। उसने अपने हाथ में जो छोटी लड़की पकड़ी थी, उसने अपने बाएं हाथ में थैली को कसकर पकड़ रखा था, उसे उसकी मां ने 2 कदम तक घसीटा, फिर अचानक उसके हाथ से छूटकर सू किंगलुओ की ओर दौड़ी। मेरा नाम वेई शूमिन है, छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? सू किंगलुओ का पतन, देश और शहर का पतन, फूलों का पतन। सू किंगलुओ की मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी और गुलाबी मेकअप और जैद के साथ उसका छोटा चेहरा बुद्ध के प्रकाश में नहाए हुए सौभाग्य की कुंवारी लड़की की तरह था। पाउच के लिए धन्यवाद, मैं आपको याद रखूंगा। वेई शूमिन की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए, उसने उसकी ओर गहरी नजर से देखा, फिर मुड़कर अपनी मां की ओर दौड़ा। तारानकन 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 तारानकन। पिताजी, वहां कई पत्नियां हैं, आपको कौन सी बेहतर लगती है? ली शियुए ने दोनों माँ और बेटी को विदा किया, मैचमेकर के पास वापस आया और धीमी आवाज में सूहू के साथ चर्चा की। मिस यू से पूछो। सूहू ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी बेटी है जिसके पास सही विचार है और वह हर दिन एक अच्छा काम करने के बारे में सोचती है। हालांकि वह सरकारी मामलों को नहीं समझता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मूर्ख है। 2 माँ बेटियों के बारे में सू किंगलुओ की चिंता उसके दिमाग में आ गई है। यह महसूस करने की हिम्मत करें कि जोंगलियांग के बाद उनका परिवार जोंगलियांग के लिए अपने दिल की बात व्यक्त कर सकता है, जिसे सौभाग्य संचय और भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा के रूप में माना जा सकता है। सफलता, मैं सिस्टर यू से पूछूंगा। ली शियुए के पास भी अपनी बेटी से पूछने का दिल है, जब तक उसकी एक छोटी बेटी है, वह सूहू की तरह अपनी बेटी की बात पूरे दिल से सुनेगी। माँ, बस उस सास को चुन लो। शियातुआनजी को सू किंगलुओ की बाहों में पकड़कर वह यार्ड में घूमने लगी। उसने पहले ही उसकी आंखों में सबके भाव देख लिए थे और उसके दिल में कुछ हिसाब किताब था। ली शियू को फिर से अपनी ओर आते देख उसने अपना कोमल हाथ बढ़ाया और काली भौहों वाली एक महिला की ओर इशारा किया जो एक कोने में अकेली छिपी हुई थी। महिला की उम्र 50 के आसपास थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और उसका शरीर दुबला पतला था। वह सू किंगलुओ को अपनी ओर इशारा करते देखकर हैरान रह गई और जाहिर तौर पर वह हैरान थी। वह महिला भी एक आधिकारिक दास है। मालिक के परिवार ने अपराध किया था और उनकी भी तस्करी की गई थी। वह विधवा है और उसके कोई बच्चे नहीं हैं। इस तरह का व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। उस पर घर गृहस्थी का बोझ नहीं होता और उसे कोई चिंता नहीं होती। वह मालिक के घर का पालन करता है और पूरे मन से काम करता है। अगर अतिथि अधिकारी इसे खरीदने को तैयार है तो मैं इसे आप दोनों को सौदे के तौर पर दे दूंगा। अभी अभी ली शियुए को माँ और बेटी को जाने देते हुए देखकर देवरानी को उसके बारे में अच्छी धारणा हुई और वह उससे परिचित होना चाहती थी और उसके साथ लंबे समय तक व्यापार करना चाहती थी। भविष्य में अगर अतिथि अधिकारियों को फिर से नौकरों की आवश्यकता होती है तो बस श्रीमती माँ की तलाश के लिए किसी को पश्चिम लेन में भेज दें। सिर्फ वह। हालांकि सूहो को नहीं पता था कि सू किंगलुओ को उस साधारण महिला से प्यार क्यों हो गया, फिर भी उसने तुरंत उस पर अपने विश्वास के आधार पर निर्णय ले लिया। ठीक है, अतिथि अधिकारी ताज़ा है और मेरी सास माँ भी एक सीधी इंसान है। आप मुझे 13 ताइल चांदी दे सकते हैं। टूथमैड ने एक के बाद एक 2 सौदे किए, खुशी से मुस्कुराते हुए, मुंह में सफ़ेद दांत दिखाते हुए लोगों को वास्तव में घबराहट में डाल दिया। सूहू और ली शियुए को उस वेश्या से कोई खास लगाव नहीं था जो लोगों की तस्करी करती थी, इसलिए उन्होंने पैसे का भुगतान किया, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अपने बच्चों और महिलाओं के साथ वेस्ट दिल्ली छोड़ दिया। तारानकन 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 तारानकन। मिंगशुई कॉलेज के पास का घर एक छोटा सा आंगन है जिसमें 2 प्रवेश द्वार हैं। आगे और पीछे के आंगन में 7 खपरेल की छत वाले घर हैं। दीवारों के नीचे गुलाब के पौधे लगे हैं और दीवारों पर मोटी हरी शाखाएं लगी हैं। आंगन में 2 पेड़ हैं, एक अनार का पेड़ और एक चिनार का पेड़। सामने के आंगन के गेट से अंदर घुसते ही एक गहरा कुआं है।
दांत की दुकान के कर्मचारी दावा करते हैं कि कुएं के पानी में स्पिरिट है। लगभग 100 सालों से, चाहे मौसम कितना भी सूखा क्यों न हो, कुएं का पानी कभी नहीं सूखा। सातों खपरेल की छत वाले घर अपेक्षाकृत नए हैं और खिड़कियां चमकीली और चमकदार हैं। कमरे में कुछ पुराना फर्नीचर है और बहुत सारी धूल गिरी हुई है। घर खरीदना, फर्नीचर जोड़ना, आंगन साफ करना और साफ सफाई करना, ये सभी कठिन काम हैं। सूहू और उनकी पत्नी नहीं चाहते थे कि बच्चों को परेशानी हो, इसलिए उन्होंने पहले उन्हें सराय में वापस भेज दिया और पत्नी को नए घर की देखभाल के लिए ले गए। महिला का उपनाम वांग है, उसके हाथ पैर तेज हैं और उसकी नज़र भी अच्छी है। फर्नीचर, बिस्तर, बर्तन और अन्य आवश्यक दैनिक आवश्यकताएं खरीदने के लिए 2 जोड़ों का अनुसरण करते हुए उन्होंने खाना पकाने के लिए बर्तनों को साफ करने और दफनाने की पहल की, जिससे ली शियू की बहुत सारी ऊर्जा बच गई। सूहू और उनकी पत्नी उससे बहुत संतुष्ट थे और वे अपनी सबसे छोटी बेटी की बातों को सुनकर और एक सक्षम सहायक खरीदकर और भी अधिक आभारी थे। श्रीमती वांग के दरवाजे की रखवाली करने और घर के काम में मदद करने के साथ वे निश्चिंत हो सकते हैं कि बहन कियाओ अकेले पढ़ाई करने के लिए काउंटी में ही रहेगी। तारानकन 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 तारानकन। पूरे दिन सफाई करने के बाद आखिरकार अंदर और बाहर की सफाई हो गई। दंपत्ति ने सराय छोड़ने और बच्चों को अपने घर में वापस ले जाने की योजना बनाई। शाम को सूहू बच्चे को लेने के लिए गाड़ी लेकर सराय में गया। गाड़ी रोकी और गेट के अंदर जाने ही वाला था, तभी सामने के मेडिकल सेंटर से एक युवक दौड़ता हुआ आया और चिल्लाकर उसे रोक लिया। लड़के ने बहुत उत्साह से बताया कि घायल महिला जाग गई है। जब सूहू ने सुना कि महिला जाग गई है तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके माथे पर गंभीरता की एक लकीर उभरी और वह अपनी छोटी बेटी को ढूंढते हुए दूसरी मंजिल पर चला गया। सू किंगलुओ इस समय अपने अतिथि कक्ष में है, ज़ियातुआनज़ी को मालिश दे रही है तथा उसे जहर से बाहर निकालने में मदद करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रही है। मालिश के दौरान हर बार ज़ियातुआनज़ी बहुत आज्ञाकारी था। भले ही वह सिर्फ 2 साल से थोड़ा ज्यादा का था, जो अज्ञानता और अज्ञानता की उम्र थी, फिर भी वह ये समझने के लिए एक बच्चे की सहज प्रवृत्ति पर निर्भर था कि उसकी बहन ने उसकी भलाई के लिए उसकी मालिश की थी। हर बार मालिश के बाद उसका पेट बहुत आरामदायक, गर्म हो जाएगा और दर्द भी नहीं होगा। सू किंगलुओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके ज़ियातुआनज़ी की उंगलियों तक जहर पहुंचाया और जब वह नींद में था तो उसने एक चांदी की सुई से उसकी उंगलियों में चुभोया और जहर की 3 बूंदें निचोड़ दीं। ज़ियातुआनज़ी अपनी उंगलियों की हल्की झुंझुनी से जाग गई थी। वह मुस्कुराई और रोना चाहती थी, लेकिन सू किंगलुओ जल्दी से आगे बढ़ी, सूखे शकरकंद का एक टुकड़ा भर दिया और उसके छोटे मुंह को बंद कर दिया जो रोने वाला था। ज़ियातुआनज़ी ने सूखे शकरकंद को अपने मुंह में पकड़ रखा था, लेकिन वह अभी भी अपनी उंगली को उठाना नहीं भूला था जिसमें चुभन हो गई थी और वह दुखी होकर शिकायत कर रहा था। सू किंगलुओ ने अपने छोटे हाथों को रगड़ा, खिलखिलाकर हंसी और अपने चरमराते डिंपल को खुजलाया। वह खुजली के कारण चंचलता से हंसा और तुरंत उसकी उंगलियों पर लगी सुइयों के बारे में भूल गया। दोनों प्रशंसक खुशी से हंस रहे थे। सूहू बस इस समय आया और एक सरल और सीधे तरीके से अपना उद्देश्य व्यक्त किया। तारानकन 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 तारानकन। जब सू किंगलुओ ने सुना कि महिला जाग गई है तो वह बहुत खुश हुई और तुरंत ज़ियातुआनज़ी को अपनी बाहों में लेकर उससे मिलने जाने का फैसला किया। ज़ियातुआनज़ी ने अपनी बहन के छोटे कपड़े पहने हुए थे, गुलाबी फूलों के कपड़े से बने छोटे हेक्साग्राम के साथ। उसकी सफ़ेद और कोमल छोटी भुजाएं और पिंडलियां दिख रही थीं और उसके बाल 2 छोटे बंस में बंधे हुए थे, बिल्कुल नए साल की तस्वीरों में छोटे लड़के की तरह, बहुत प्यारे। सू किंगलुओ ने उसे गले लगाया और सूहू के साथ चिकित्सा क्लिनिक में आ गई। महिला ने कांपते हुए अपनी पलकें खोलीं, ये देखकर कि छोटी महारानी पूरी तरह से सुरक्षित थी, सफ़ेद और कोमल थी और उसका रंग पहले से बहुत बेहतर था। वह राहत में मुस्कुराए। उसने अपनी छाती से एक गहरे भूरे रंग का टोकन निकाला और उसे सूहू को सौंप दिया, जिसने उसे काउंटी सरकार के कार्यालय में ले जाने के लिए कहा। साथ ही एक संदेश भी दिया जिसमें मिंगशुई काउंटी मजिस्ट्रेट को तुरंत आकर उससे मिलने का आदेश दिया गया था। सूहू अपनी जेब में टोकन लेकर कांपते हुए अस्पताल से बाहर चला गया। एक पल की भी देरी करने की हिम्मत न करते हुए उसने तुरंत गाड़ी को काउंटी के सरकारी कार्यालय में पहुंचा दिया। उसके हाथ में बैज देखकर काउंटी सरकार के अधिकारी इतने भयभीत हो गए कि उनके पैर कमजोर पड़ गए और वे पीछे के हॉल की ओर भागे। जब काउंटी मजिस्ट्रेट ने यह सुना तो उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और वह घबराकर लॉबी की ओर भागा। उसने अपनी आधिकारिक टोपी ठीक से नहीं पहनी थी। ये देखकर कि आगंतुक पहाड़ों से आया एक ग्रामीण था, वह गुस्से से भर गया और उसे डांटने ही वाला था कि सूहू ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, तुरंत आने का इरादा जताया और महिला का संदेश बताया। काउंटी मजिस्ट्रेट ने टोकन ले लिया। उसका मुंह कड़वा था और वह अब और आक्रामक होने की हिम्मत नहीं कर सका। वह हताशा में काउंटी कार्यालय से बाहर निकल गया और एक गाड़ी में अस्पताल पहुंचा। उनके ही क्षेत्र में हत्या की बड़ी घटना घटी और जिस दल को पकड़ा गया वह सम्मानीय और शक्तिशाली था।
मिंगशुई के मजिस्ट्रेट ने सोचा, और वह ये भी जानता था कि उसकी आधिकारिक उपाधि की गारंटी नहीं होगी, और अगर कुलीन व्यक्ति ने हार मानने से इनकार कर दिया तो उसकी जान भी नहीं बच पाएगी। काउंटी मजिस्ट्रेट दोनों हाथों से टोकन पकड़े क्लिनिक में दाखिल हुआ। किसी को नहीं पता था कि महिला ने उससे क्या कहा था। जब वह अस्पताल से बाहर आया तो उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था और उसके कदम कमजोर थे। जब वह अस्पताल के गेट से बाहर निकला तो वह दहलीज पर ठोकर खाकर लगभग जमीन पर गिर गया। महिला ने सूहू और उनकी पत्नी के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने उसे चोटों से उबरने के लिए घर ले जाने की बात कही थी, तथा अपनी छोटी महारानी को उनकी देखभाल में सौंप दिया, जबकि वह स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल में ही रही। छोटे पुल और बहता पानी, मिंगशुई काउंटी का खूबसूरत नज़ारा। महिला के जागने की वजह से अशांत और धीरे धीरे अजीब चेहरे हैं, एक के बाद एक यहाँ आ रहे हैं। इस छोटे से काउंटी में एक नया संकट ला रहे हैं। तारांकन 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 तारांकन। बाहरी लोगों को नहीं पता कि महिला ने काउंटी मजिस्ट्रेट से क्या कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोटा किंगफिशर नहीं जानता। वह शान से छत के किनारे खड़ा होकर अपने पंखों को संवार रहा था, बिना एक भी शब्द चूके दोनों के बीच हो रही बातचीत को सुन रहा था और विस्तार से छोटे मालिक को बता रहा था। मास्टर, महिला की असली पहचान शाही दरबार विभाग की महिला अधिकारी है। शाही दरबार विभाग सीधे महारानी के आदेशों का पालन करता है। वरिष्ठ महिला अधिकारियों के पास सभी अधिकारियों की निगरानी करने और उन्हें पहले मारने का अधिकार है। इस बार महिला ने मिंगशुई काउंटी में टीम का नेतृत्व किया था और उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा लगता है कि इसका संबंध जहर दिए गए छोटे राजकुमार से है। महारानी ने छोटे राजकुमार के लिए प्रसिद्ध डॉक्टरों को आमंत्रित किया, लेकिन वह लंबे समय तक ठीक नहीं हो सका और वह चिंतित थी। 3 दिन पहले उसने एक ज्योतिषी को ज्योतिषी बनाने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि छोटे राजकुमार का भाग्य तय हो गया है और उसे वेशुई नदी की दिशा का पालन करने की आवश्यकता है। नीचे की ओर जाओ और भाग्यवान रईस की तलाश करो। वेशुई नदी के निचले इलाकों में दक्षिण पूर्व में औषधि राजा की घाटी है। महारानी ने अमर संप्रदाय के गुरु की बातों पर विश्वास किया और किसी को छोटे राजकुमार को इलाज के लिए औषधि राजा की घाटी में भेजने के लिए भेजा। अप्रत्याशित रूप से खबर लीक हो गई और उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और मार दिया गया। शाही दरबार, छोटा राजकुमार, औषधि राजा घाटी। क्या ये हो सकता है कि ज़ियातुआनज़ी, विष दी गई महारानी का सबसे छोटा पुत्र है? सुकिंगलुओ ने छोटे किंगफिशर की कहानी को ध्यान से सुना और उसकी कोमल और प्यारी बाहों को अपनी छाती से लगा लिया। अनजाने में ही उसे कस लिया और वह व्यथित महसूस करने लगी। साम्राज्यवादी सत्ता के संघर्ष में सबसे छोटा बेटा कितना मासूम है। अज्ञानी एवं अज्ञानी बच्चा जन्म लेने पर लंबे समय तक बीमारी से ग्रस्त रहेगा। फिर भी उन लोगों ने उसे जाने नहीं दिया। जैसे ही वह महल से बाहर निकला, उसने अपने माता पिता का संरक्षण खो दिया और तुरंत उसकी हत्या कर दी गई। मेडिसिन किंग घाटी कहाँ है? एक पल के लिए अविभाज्य 3 दिनों तक चिपचिपे छोटे बच्चे का पालन पोषण करते हुए सुकिंगलुओ को यह स्वीकार करना पड़ा कि ज़ियातुआनज़ी के दिल में पहले से ही एक निश्चित भार था। वह नहीं चाहती थी कि जिस छोटे बच्चे के इलाज के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वह विषाक्त पदार्थों से पीड़ित रहे। सौभाग्य से वहां औषधि राजा की घाटी है। चूंकि अमर संप्रदाय के गुरु ने बहुत धन कमाया था, इसलिए ज़ियातुआनज़ी के भाग्य का मोड़ औषधि राजा की घाटी में था। घाटी में प्रतिभाशाली डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज करने में सक्षम होना चाहिए। वेशुई नदी के नीचे सीधे जाओ, वोनियू गांव से गुजरो और वहां पहुंचने के लिए 300 मील और पैदल चलो। छोटे किंगफिशर का विचार छोटे स्वामी से भिन्न है और वह अमर संप्रदाय के तथाकथित स्वामी का बहुत तिरस्कार करता है। इस दुनिया में क्या कोई ऐसा प्रतिभाशाली डॉक्टर है जिसकी चिकित्सा कौशल की तुलना छोटे मास्टर से की जा सके? चूंकि वह पहले ही यह जान चुका था कि छोटे राजकुमार द्वारा नियुक्त कुलीन व्यक्ति दक्षिण पूर्व में था, तो वह ये क्यों नहीं जान सका कि दुनिया को बचाने वाला असली प्रतिभाशाली डॉक्टर वोनियू गांव में था। 300 मील, ये ज़्यादा दूर नहीं है। जल्दी करो और 2 दिन में वहां पहुंचो। इससे इलाज में देरी नहीं होगी। सुकिंगलुओ लिटिल किंगफिशर की तरह विचारशील नहीं थी और वह केवल ज़ियातुआनज़ी के बारे में सोच रही थी। 3 दिन के उपचार के बाद ज़ियातुआनज़ी की हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। अगर याओवांगू के प्रतिभाशाली डॉक्टर इसी तरीके से उसका इलाज करते रहे तो 1 या 2 साल बाद उम्मीद है कि विष पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा और वह ठीक हो जाएगा। मास्टर, महिला ने काउंटी मजिस्ट्रेट को राजधानी शहर में रिपोर्ट करने और सुदृढ़ीकरण के लिए कहने का निर्देश दिया। राजधानी मिंगशुई काउंटी से बहुत दूर नहीं है, केवल 200 मील दूर है। समाचार प्राप्त करने के बाद शाही दरबार से कोई व्यक्ति परसों आएगा। छोटे किंगफिशर को याओवांगू में कोई रुचि नहीं थी और वह वही जानकारी बताता रहा जिसमें उसकी रुचि थी। सुकिंगलुओ का दिमाग तेज था। जब उसने ये शब्द सुने तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने धीरे से कहा, इन 2 दिनों में सतर्क रहना और महिला की सुरक्षा के लिए अस्पताल की गुप्त रखवाली करना।
वह एकमात्र गवाह है जो हत्यारे की पहचान कर सकती है। वह जीवित रहेगी। छोटे किंगफिशर ने भी ऐसा ही महसूस किया। मालिक की सोच उस महिला जैसी ही है। वह आपके साथ घर नहीं जाना चाहती, लेकिन वह आपको नीचे नहीं खींचना चाहती। उसने पहले ही मिंगशुई काउंटी मजिस्ट्रेट को छोटे राजकुमार की ही उम्र के एक छोटे बच्चे की गुप्त रूप से खोज करने और उसे अस्पताल भेजने का आदेश दे दिया है, क्योंकि उसका दावा है कि छोटा राजकुमार भी उसकी तरह ही हत्या में गंभीर रूप से घायल हो गया था और कोमा में चला गया था। हाय। सू किंगलुओ की आंखें धुंधली हो गईं और उसने दुखी होकर आह भरी। उस महिला के कार्यों के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाते हुए वह केवल छोटे राजकुमार के बारे में सोच रही है और उसकी वफादारी सराहनीय है, लेकिन इस तरह से एक और बच्चा खतरे में पड़ जाएगा। मालिक, चिंता मत करो, मैं बच्चे की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। छोटा किंगफिशर अपने मालिक के दिल और दिमाग से जुड़ा हुआ है। वह उसकी चिंता को स्पष्ट रूप से महसूस करता है, अपना छोटा सा गर्वित सिर ऊपर उठाता है तथा स्वेच्छा से उसकी चिंताओं को साझा करता है। सू किंग ने राहत महसूस की। कृपया मुझे ज़ियातुआनज़ी का ख्याल रखना है, मैं विचलित नहीं हो सकती। हाँ मास्टर, चिंता मत करो, मैं जाकर देखूंगा कि काउंटी मजिस्ट्रेट ने बच्चे को कहाँ पाया। छोटे किंगफिशर के पास एक नया लक्ष्य था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि वह कितना उत्साहित था। उसने अपने नाजुक छोटे पंखों को कुछ बार फड़फड़ाया और उड़ गया। आपका यहाँ आना बहुत अच्छा है। सू किंगलुओ ने उस अज्ञानी छोटे बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। उस छोटे से दूध की खुशबू को सूंघते हुए जो केवल बच्चों को ही मिलती है, उसका दिल नर्म महसूस हुआ। काउंटी सीट में नया घर मिलने पर सूहू ने अतिथि कक्ष छोड़ दिया और अपने बच्चों को नए घर में रहने के लिए ले गए। नए घर में 7 कमरे हैं। वानपो की सलाह पर सूहू और उनकी पत्नी ने बड़े परिवारों के रहने के नियमों के अनुसार आगे और पीछे के आंगन को अलग कर दिया। सूहू और सू जिक्सुआन सामने के आंगन में रहते थे और ली जियू अपनी बेटियों के साथ पीछे के आंगन में रहती थी। सुजिकिन पूरे साल काउंटी में स्कूल जाता था और काउंटी परीक्षा पास करना आसान नहीं था। उसे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती थी, रात में रोशनी जलाकर पढ़ना पड़ता था और कमरे का वेंटिलेशन और रोशनी बहुत ज़रूरी थी। ली शियुए को अपनी बेटी पर दया आ गई और उसने उसके लिए चौयांग के बड़े दक्षिणी घर में रहने की व्यवस्था की ताकि वह यथासंभव आरामदायक जीवन जी सके। सू किंगलुओ नाजुक और प्यारी है। वह अपने पति और पत्नी की पसंदीदा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके साथ थोड़ा सा भी अन्याय नहीं किया जा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए छोटे से दक्षिण वाले कमरे की व्यवस्था कर दी। मैं और वांगपो धूप, हवादार और असंतोषजनक पक्ष के पूर्व और पश्चिम की ओर रहते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। गर्मी के दिनों में दोपहर के समय पूरे आंगन में फूल मुरझा जाते हैं और कलियां बेसुध होकर मुरझा जाती हैं। सप्ताह के दिनों में हर जगह दिखने वाली तितलियां नहीं जानती कि कहाँ छिपना है। शाखाओं के बीच सिर्फ सिकाडा ही हैं जो बिना थके जोर से चिल्ला रहे हैं। सू किंगलुओ ने शियातुआनज़ी के साथ उसके छोटे से दक्षिणी कमरे में झपकी लेने के लिए दुर्लभ हवा को उड़ाते हुए। छोटा लड़का बहुत बेईमानी से सो रहा था। उसके बछड़े लात मार रहे थे और लात मार रहे थे और उसने उसे कुछ समय तक नहीं देखा, इसलिए उसने अपने पेट पर छोटी रजाई को लात मार कर हटा दिया, जिससे उसकी गोल नाभि दिखाई दी। सू किंगलुओ को डर था कि पेट खुला रहने से उसे सर्दी लग जाएगी, इसलिए उसे समय समय पर उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलनी पड़ती थीं, और जब उसने उसे फिर से लात मारते देखा तो उसने रजाई को बगल में खींच लिया और उसे ढक दिया। पेड़ों की चोटी पर सिकाडा की चीख कानों को चीर देने वाली थी और हवा का थोड़ा बहुत चलना भी दुर्लभ था। सू किंगलुओ ने खिड़कियां बंद नहीं की और एक शांत कमरे में लेटकर झपकी ले ली ताकि वह इसे और अधिक स्पष्ट रूप से सुन सके। शियातुआनज़ी शायद सिकाडा की तीखी चीखों से परेशान हो गया था और वह बेचैनी से सो गया, एक अगरबत्ती से भी कम समय के लिए सो पाया। उसने कांपते हुए अपनी पलकें खोलीं, अपनी नींद भरी आंखें रगड़ीं और कराह उठा। पेशाब करने के लिए एक छोटे से मुंह से। सू किंगलुओ ने हार मानकर ऊपर चढ़कर उसे बिस्तर से उठाया, आंगन की दीवार की ओर दौड़ी और उसे फूलों में पेशाब करने दिया। ज़ियातुआनज़ी को इतनी नींद आ रही थी कि उसका छोटा सिर काट रहा था और वह पेशाब करते समय अपनी आंखें बंद करके सो गया। सू किंगलुओ ने जम्हाई ली और उसका छोटा शरीर लगभग जमीन पर गिर गया। उदास सिकाडा, तला हुआ परेशान। सू किंगलुओ परेशान हो गया। उसने मिट्टी से मुट्ठी भर छोटे छोटे पत्थर उठाए और उन्हें पेड़ की शाखाओं के बीच फेंक दिया। कई दबी हुई आवाजें निकलीं और कई सिकाडा एक साथ पेड़ से गिर गए। कर्कश चीखें गायब हो गईं और छोटा सा आंगन शांत हो गया। सू किंगलुओ ने आराम से अपने कान और आंखें साफ की। ज़ियातुआनज़ी को वापस झोपड़ी में ले गई, उसे एक रजाई से ढक दिया और सोती रही। अरे, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? सुजिकिन कमरे में किताब पढ़ रहा था और सिकाडा की तेज़ आवाज़ से परेशान भी था। अचानक उसके कानों की जड़ें साफ हो गईं और उसकी आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। उसने अवचेतन रूप से खिड़की के बाहर गूलर के पेड़ पर नजर डाली और जमीन पर गिरे मृत सिकाडा पर तेजी से नजर डाली और उसका सिर अनियंत्रित रूप से झुनझुनी करने लगा।
अरे अरे, अब इसके बारे में मत सोचो, किताब की समीक्षा जारी रखो। काउंटी परीक्षा पास करने और इंपीरियल अकादमी में भर्ती होने की तुलना में कुछ मृत्सिकाडा वास्तव में महत्वहीन हैं। उसने अपना सिर हिलाया, अपने अराजक विचारों को दूर किया, शांत हो गई और अपने गुरु द्वारा पढ़ाए गए होमवर्क का अध्ययन करना जारी रखा। तारांकन 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 तारांकन। सुकिंग्लुओ शियाओ तुवानजी के साथ गया और शाम तक सोता रहा। छोटा लड़का दोपहर में बहुत सोता था, इसलिए रात में उसे अपनी ऊर्जा वापस मिल जाती थी। वह बिस्तर पर इधर उधर लुढ़कता रहता था और आधी रात तक सोने से इनकार कर देता था। सुकिंग्लुओ इसमें कोई मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे कड़ी मेहनत करने के लिए उसके साथ जाना पड़ा और साथ ही उसे अपना नाम पुकारना भी सिखाया। मेरी बहन का पहला नाम सुकिंग्लुओ है और उसका उपनाम यूजी एर है। हुआन रको किंग्लुओ बहन या यूजी कहा जा सकता है। जब से सु किंग्लुओ ने खुद को एक सुंदर नाम दिया है, वह हमेशा खुद को किंग्लुओ कहती है, लेकिन सुहू के परिवार के साथ साथ वोनियू गांव के ग्रामीणों ने उसे सिस्टरयू कहने पर जोर दिया। काफी देर तक रोने के बाद वह खुद बहुत असहाय हो गई थी और अब वह इसे सुधारने के बारे में नहीं सोच सकती थी। अज्ञानी और प्यारे छोटे पकौड़े की रखवाली करते हुए उसने अपने दिल की गहराइयों से आशा व्यक्त की कि छोटा लड़का उसकी बहन किंग्लुओ को बुलाने वाला पहला व्यक्ति होगा। जुबान एर अच्छी है, उसका नाम सिस्टर किंग्लुओ है। उसने सूखे शकरकंद का एक छोटा टुकड़ा चुटकी में लिया और जियाओ तुवानजी को फुसलाया, बहन किंग्लुओ को बुलाओ, बहन तुम्हें सूखे शकरकंद देगी। लुओ लुओ बहन। जिया तुवानजी शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करने के लिए बहुत छोटा था और त्रिलय ध्वनियां ओवलैप होती थीं और नर्म और मोम जैसी छोटी दूधिया आवाज लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती थी। ये लुलुओ नहीं है, बस मेरी बहन के नाम पर पुकारो, किंग लुओ किंग लुओ। सु किंग्लुओ ने जिया तुवानजी के गुलाबी चेहरे को चंचलता से चुटकी काटी, सूखे शकरकंदों को हिलाना जारी रखा और उसे अथक रूप से सिखाना जारी रखा। लुलुओ। हालांकि जिया तुवानजी कुछ समय तक इसे नहीं सीख सका, इसलिए वह केवल उच्चारण ही बना सका। किंग किंग, मेरी बहन को हरी घास पढ़कर सुनाओ। सु किंग्लुओ हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक उसे बार बार सिखाया। खाओ खाओ। जिया तुवानजी ने सूखे शकरकंद को घूरते हुए देखा कि उसकी बहन उसे चुटकी से दबा रही थी, लेकिन उसका इरादा उसे अपने मुंह में डालने का नहीं था, इसलिए उसने अपना मुंह सिकोड़ लिया और पीड़ा से विरोध किया। अरे, मैं तो बस खाना ही जानता हूँ, छोटी लालची बिल्ली। सु किंग्लुओ को उसकी मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति से बहुत आनंद आया। उसने फिर से उसके छोटे गाल को चुटकी से दबाया और सूखे शकरकंद को उसके मुंह में ठूंस दिया। सिस्टर क्विंग क्विंग। जिया तुवानजी ने किंग शब्द का उच्चारण स्पष्ट रूप से किया, जैसे कि सूखे शकरकंद खाने के बाद उसके छिद्र खुल गए हों। अरे प्रिय जुबान एर, मेरी बहन तुम्हें सचमुच पसंद करती है। सु किंग्लुओ की भौहें खुशी से चमक रही थीं। उसने उसके छोटे गालों को स्नेह से पकड़ लिया और उत्सुकता से उन्हें रगड़ दिया। हंसी। जिया तुवानजी को उसकी हरकतें बहुत पसंद आईं, वह लगातार हंसती रही। अच्छा बेबी, इसे किंग्लुओ कहो, किंग और लुओ को जोड़ो। सु किंग्लुओ ने कड़ी मेहनत की, जिया तुवानजी के मजे का फायदा उठाया, सूखे शकरकंद का एक और टुकड़ा उठाया और उदाहरण देकर सिखाना जारी रखा। क्विंग क्विंग लुलुओ। शातुआनजी की मूर्खतापूर्ण और प्यारी छोटी दूध जैसी आवाज शांत और शांतिपूर्ण रात में गूंज रही थी। तारांकन 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 तारांकन। मास्टर, जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, किसी ने महिला की हत्या कर दी। एक ही रात में 3 लहरें आईं। काउंटी सरकार द्वारा उसे बचाने के लिए भेजे गए अधिकारियों ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर दिया। सौभाग्य से वे चिकित्सा केंद्र में थे और डॉक्टर ने समय पर उसका इलाज किया, इसलिए उसकी जान नहीं गई। दोनों प्रशंसक मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन मेडिकल हॉल में स्थिति तनावपूर्ण थी और हर जगह हत्या का माहौल था। छोटा किंगफिशर हत्यारे की हरकतों पर नजर रखता रहा और समय रहते मालिक को खबर दे दी। काउंटी मजिस्ट्रेट द्वारा लाया गया बच्चा कहाँ है? क्या वह घायल था? सु किंग्लुओ का मन कड़ा हो गया और वह अब जियातुआनजी के साथ खेलने के मूड में नहीं थी। उसने उसे बिस्तर से उठाया, उसे थपथपाया और उसे सुलाने के लिए मनाया। नहीं, इस शिशु जानवर की सुरक्षा के कारण कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। छोटे किंगफिशर ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया और एक आश्चर्यजनक समाचार लेकर वापस आया। मास्टर, अनुमान लगाए कि काउंटी मजिस्ट्रेट को जो बच्चा मिला है वह किसके परिवार का है? मैं तो बस आपसे पूछने ही वाला था। सु किंग्लुओ की आंखें धुंधली हो गईं और वह बच्चे के बारे में चिंता करने से खुद को रोक नहीं सकी। यह मिंगशुई काउंटी मजिस्ट्रेट का अपना बच्चा है। छोटे किंगफिशर ने इत्मीनान से चौंकाने वाले शब्द कहे। वह एक निर्दयी चरित्र है। अपने सिर पर काली टोपी रखने के लिए वह अपने बच्चे को छोड़ने में संकोच नहीं करेगा। उसका बेटा। सु किंग्लुओ ने एक सांस ली, उसकी आंखें एक पल के लिए खाली हो गईं। किसी भी स्थिति में उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मिंगशुई का मजिस्ट्रेट अपने बच्चों को जोखिम उठाने की अनुमति देगा। वह अपनी उपपत्नी से पैदा हुआ कमीना है।
उसे बचपन से ही उससे बहुत प्यार नहीं मिला और उसे उसके क्रूर पिता ने उसके भविष्य के बदले में महत्वपूर्ण क्षण में छोड़ दिया। छोटे किंगफिशर ने काउंटी मजिस्ट्रेट द्वारा उपपत्नी से बच्चे को छीनने की क्रूरता देखी और उसे उसकी क्रूरता पर शर्म महसूस हुई। सुकिंग उदास होकर बोला, वह पिछली लापरवाही से बचने के लिए अपने बच्चे की बलि देने की उम्मीद कर रहा है। छोटे किंगफिशर ने अपने दुर्भाग्य पर खुशी जताई, वह बहुत अच्छा सोचता है। मेरे दृष्टिकोण से शाही न्यायालय विभाग की महिला अधिकारी उससे बहुत थक गई है और शायद उसे बर्खास्त करने के बारे में बहुत पहले से सोच रही है। आशा है कि वह रात भर जीवित रहेगी। सू किंगलुओ भी उस महिला के बारे में चिंतित थी। वह गंभीर रूप से घायल थी, उसका शरीर कमजोर था और वह और अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकती थी। अगर वह भोर तक टिकी रही तो राजधानी शहर से बचाव दिला सकता है। वह महिला दृढ़ इच्छाशक्ति वाली है और वह कुछ समय तक नहीं मरेगी। छोटे किंगफिशर ने महिला अधिकारी की बहुत प्रशंसा की। हालांकि महारानी मूर्ख हैं, उनके अधीनस्थ दुर्लभ और वफादार हैं। शाही दरबार विभाग फेन की राजवंश में 1000 साल तक मौजूद रह सकता है और अंदर के लोग निश्चित रूप से आलसी लोग नहीं हैं। बहन कियाओ पूरे दिल से इंपीरियल अकादमी में भर्ती होना चाहती है और इंपीरियल डिवीजन में एक महिला अधिकारी बनना चाहती है। सू किंगलुओ के विचार तेजी से बदल गए। हमने शाही दरबार विभाग की एक महिला अधिकारी को बचाया, शायद इससे उसे भविष्य में अकादमी में भर्ती होने में मदद मिलेगी। छोटे किंगफिशर ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। शाही दरबार की महिला अधिकारियों के पास नागरिक और सैन्य दोनों कौशल हैं और वे सभी स्तंभ हैं। कियाओजी साहित्य में अच्छी है लेकिन मार्शल आर्ट में अच्छी नहीं है। यदि आप शाही दरबार में एक महिला अधिकारी बनना चाहती हैं तो आपको 6 कलाओं का अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप ठीक कह रहे हैं। सू किंग ने अपना दिल छोटा किया और सहमति व्यक्त की। मुझे अपनी बहन को जल्द से जल्द घुड़सवारी और शूटिंग कौशल में निपुण बनाने का एक तरीका खोजना होगा। केवल घुड़सवारी और शूटिंग ही नहीं। छोटा किंगफिशर मेडिकल हॉल के ऊपर मंडराता रहा। डॉक्टर को आंगन में आते जाते देख रहा था। घायल अधिकारी को पट्टी बांधते और दवा लगाते हुए वह बहुत व्यस्त था और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। हाथ से हाथ मिलाना, जीवन और मृत्यु का मुकाबला, केस विश्लेषण, पट्टी बांधना और नर्सिंग, आपातकालीन प्रतिक्रिया आदि सभी को सीखना पड़ता है। एक योग्य शाही दरबारी महिला बनना उतना आसान नहीं है जितना की कल्पना की जाती है। मैं आपको बता दूं, मास्टर, आप बड़ी हो गई हैं और आप इंपीरियल अकादमी में भर्ती होने और इंपीरियल डिवीजन में एक महिला अधिकारी बनने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। खैर, मैंने तो इतना दूर तक नहीं सोचा था। सू किंगलुओ ने ज़ियातुआनज़ी को हल्के से थपथपाया और प्यारी सी मुस्कान दी। अब मैं बस आराम से रहना चाहती हूँ, एक आरामदायक जीवन जीना चाहती हूँ, अपने माता पिता को बहुत सारा पैसा कमाने में मदद करना चाहती हूँ और जीवन भर धन का आनंद लेना चाहती हूँ। महान। छोटे किंगफिशर ने खुशी से कहा, चलो सोने की खदान खोदने और एक सुनहरा पहाड़ खोदने के लिए वो न्यू गांव वापस चलते हैं। जब मालिक बड़ा हो जाएगा तो हम दुनिया भर की यात्रा करेंगे, दुनिया भर के स्वादिष्ट भोजन खाएंगे, दुनिया भर के खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेंगे और खुलकर मौज मस्ती करेंगे। हंसी। सू किंगलुओ छोटे किंगफिशर की उत्साही लालसा से खुश थी और वह टेढ़ी भौहों के साथ मुस्कुराई जो बेहद प्यारी थी। तारांकन 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 तारांकन। जैसा कि सू किंगलुओ ने उम्मीद की थी, अगले दिन दोपहर के समय मिंगशुई काउंटी के दक्षिणी गेट पर भारी हथियारों से लैस घुड़सवारों का एक समूह, जिनकी संख्या लगभग 1000 थी, घुस आया। चिकित्सा केंद्र के 1 किलोमीटर के दायरे में पानी का रास्ता रोक दिया गया। शाही दरबार की 2 महिला अधिकारी शाही आदेश के साथ उन्हें लेने आईं और सूहू के परिवार और ज़ियातुआनज़ी को चिकित्सा क्लिनिक में ले गईं। मेडिकल हॉल में एक भव्य पगोडा वृक्ष के नीचे एक आदमी खड़ा था जो लाल रंग का ब्रोकेट पहने हुए था और बेहद खूबसूरत था। जब सूहू का परिवार 2 शाही दरबारी महिलाओं के साथ आंगन में दाखिल हुआ तो उन्होंने ज़ियातुआनज़ी की नर्म और प्यारी आवाज़ सुनी और वह आदमी धीरे से मुड़ा। आमने सामने की मुलाकात से ही सूहू का परिवार दंग रह गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतना खूबसूरत आदमी भी है। तारांकन 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 तारांकन। उभरी हुई फीनिक्स आंखें बेहद आकर्षक हैं, चांदनी में खिले खसखस की तरह। आंखों में चरम कामुक भावनाएं, बस एक नज़र लोगों को मोहित कर सकती हैं और खुद को छुड़ाने में असमर्थ बना सकती हैं। यदि ज़ियातुआनज़ी सुबह की ओस से सना हुआ एक शुद्ध और 2 शरहित तियानशान बर्फ कमल है तो उसके पिता हुआंगक्वान की सड़क के किनारे एक मोहक मंजूसावा हैं। राक्षस, असली राक्षस। चाहे कोई भी महारानी सत्ता में हो, अगर उसे हरम में लाया गया तो वह देश में विनाश लाने की क्षमता रखती है और जादूगरनी बन जाती है। एक क्षण में सू किंगलुओ को एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। एहसास हुआ कि महारानी क्यों मोहित थी। सरकार की अनदेखी की, हर रात गाने बजाए, यहाँ तक कि दुनिया के अपमान का जोखिम उठाया और पैतृक प्रणाली की अवज्ञा की, उसे सम्राट के मानक के बराबर पोशाक दी और उसे विभिन्न देशों में जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए ले गए। ये सब अत्यधिक विषाक्तता के कारण होता है। पिता
जब शियातुआनजी ने अपने रिश्तेदारों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह जोर से पुकारने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी पूरी ताकत से आगे झुका, गले लगाने के लिए अपने छोटे हाथों को आगे बढ़ाया। सू किंगलुओ को होश आया, वह कुछ कदम आगे बढ़ा और शियातुआनजी को उसके पिता के पास भेज दिया। जुबान आपके स्वामी ने अपने बेटे को लिया, उसे सावधानी से गले लगाया और उसके चेहरे को लाड़ प्यार भरी आंखों से सहलाया, जिससे उसके अद्वितीय आकर्षक चेहरे पर थोड़ी गर्मजोशी आ गई। वूहू, जियोतुवानजी अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों के पास लौट आया और उसने जो शिकायतें लंबे समय से दबा रखी थीं, वे आखिरकार बाहर आ गईं। आपके स्वामी की बाहों में आराम करने के कुछ ही देर बाद उसने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ लिया और आंखों में शिकायत के आंसू भरकर वह सिसकने लगी। जुबान अच्छी रहो, डरो मत, पिताजी यहाँ हैं, अब कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। आपके सज्जन ने हुआंग को प्यार से गले लगाया, उसकी पीठ हल्के से थपथपाई, उसकी धीमी और कोमल आवाज मधुर बढ़िया शराब की तरह थी, सुनने में नशीली थी। सू किंगलुओ ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और समय रहते खुद को उस भ्रमित करने वाली आवाज से मुक्त कर लिया। उसने अपनी आंख के कोने से उस महानुभाव की बाईं पलक के नीचे खून के लाल आंसू के निशान को देखा और उसका दिल अंधेरा हो गया। स्वाभाविक रूप से आकर्षक, ये व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली है, मन को आकर्षित करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है और वह आकर्षक कौशल का अभ्यास करने के लिए और भी अधिक धन्य है। पलकों के नीचे आंसू तिल सबसे अच्छा सबूत है। कौशल जितना गहरा होगा, पलकों के नीचे आंसू का तिल उतना ही लाल होगा। आकर्षण कौशल का चरम तक अभ्यास किया गया है, बस इसे देखकर लोग अपना दिमाग खो सकते हैं और उसकी आज्ञा मान सकते हैं। सौभाग्य से इस व्यक्ति का कौशल अभी भी कमजोर है, वह लोगों के मन को मोहित करने और उनके दिलों को नियंत्रित करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। इधर आओ, इस लड़की ने बादशाह के बेटे की देखभाल करके बहुत अच्छा काम किया है और मैं तुम्हें 1000 टन सोना इनाम दूंगा। सू किंगलुओ मन ही मन सोच रही थी कि अचानक उस महानुभाव की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी और यह सुनते ही वह चौंक गई और उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी संदिग्ध और अनिश्चित आंखें शांत गुईजुन की गहरी और अथाह आंखों से मिलीं। इस समय सज्जन व्यक्ति को उसके विचारों का अर्थ समझ में आ गया था और उसके होठों के कोने पर एक चंचल मुस्कान थी, जिससे वह ठंडे पसीने में भीग गई। हाँ, साथ में आया एक परिचारक एक तैयार ट्रे लेकर धीरे धीरे सू किंगलुओ के पास आया। माँ, सू किंगलुओ ने एक गहरी सांस ली, अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की, एक अज्ञानी छोटी लड़की होने का नाटक किया और हैरान होकर ली जियू की आस्तीन खींची। बहन यू, जल्दी करो और प्रणाम करो, तुम्हारे इनाम के लिए धन्यवाद। लिशियू अचानक उस महान सज्जन की मोहक सुंदरता से उबर गई। उसने अपने सामने के दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा, उसके दिल और फेफड़े सदमे में बेतहाशा धड़क रहे थे। उसने जल्दी से सूहू को खींचा अपनी छोटी बेटी के साथ और उसे धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। सुजिकिन और सुजिक्सुआन भी घुटनों के बल बैठ गए और एक साथ प्रणाम किया। भूल जाओ, तुम्हारी बेटी भी सम्राट की उपकारिणी मानी जाती है, इसलिए विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके रईस ने अपनी आस्तीनें लहराते हुए हिलाईं और तुरंत ही उनके साथ आए एक सेवक ने 2 कदम आगे बढ़कर पूरे परिवार को खड़ा होने में मदद की। लिशियुए ने सबसे छोटी बेटी की जगह ली और 1000 टेल सोने से भरी ट्रे को अपने हाथ में ले लिया। उसकी भुजाएं उत्साह से कांप रही थीं। सिस्टर किंगलुओ, जियातुआनजी ने अचानक रोना बंद कर दिया। 2 शब्द स्पष्ट रूप से बोले, रईस की बाहों से बाहर निकला और चाहता था कि सू किंगलुओ उसे गले लगाए। आपके सज्जन की आंखों में आश्चर्य की चमक थी, जैसे कि वह सम्राट से लूटे जाने के बारे में चिंतित था। उसने जाने नहीं दिया, बल्कि उसके नर्म और प्यारे शरीर को कसकर गले लगाने के लिए थोड़ा सा बल लगाया। जुबान अच्छी बनो, अपने पिता के साथ घर जाओ, आज्ञाकारी बनो, शरारती मत बनो, जल्दी सो जाओ। सू किंगलुओ को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसके दिल में एक पीड़ा सी उठ रही थी। चिपचिपी गेंदों के बिना उसकी बाहें खाली और असहज महसूस कर रही थीं। बहन, मुझे गले लगाओ। जब जियातुआनजी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने छोटे शरीर को जोर से घुमाया, अपने पिता की बाहों से छूटने की कोशिश की। चल दर, आपके सज्जन की आंखें धुंधली हो गईं। वह मुड़े और सम्राट के बेटे को अपनी बाहों में लेकर चले गए। सेवक उनके पीछे बाईं ओर चले गए। छोटा प्रांगण जल्द ही लोगों से खाली हो गया। वहां केवल शियातुआनजी की नर्म और मोम जैसी आवाज थी, जो अपनी बहन को पुकार रही थी, जो दूर से आ रहे कुलीन व्यक्ति के कदमों के साथ अधिक से अधिक अस्पष्ट होती गई, अंततः हवा के साथ पूरी तरह से गायब हो गई। छोटी लड़की, क्या तुम्हारा नाम सू किंगलुओ है? सू किंगलुओ के पास भावुक होने का समय नहीं था। उसके सामने की सूर्य की रोशनी अचानक एक आकृति द्वारा अवरुद्ध हो गई। घायल महिला अधिकारी किसी अज्ञात समय पर सामने आए और 2 सहकर्मियों की सहायता से वह धीरे धीरे नीचे झुकी और अपनी आंखें उस छोटी लड़की के समान स्तर पर रखने की पूरी कोशिश की। हाँ, सू किंगलुओ ने सिर हिलाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और उसने बिना किसी डर के महिला अधिकारी की जांच करने वाली नज़र से मुलाकात की। तुम बहुत अच्छे हो।
जब तुम भविष्य में बड़े हो जाओगे, अगर तुम क्योटो शहर में इंपीरियल अकादमी में आना चाहोगे तो तुम ये टोकन लेकर मेरे पास आ सकते हो। महिला के बेहोश होने से पहले का अंतिम क्षण उसकी आंखों के सामने घूम गया और वह छोटी लड़की बिना किसी डर के खून के धब्बे लिए उसकी ओर दौड़ी। वह प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराई, अपनी छाती से एक गहरे लाल रंग का टोकन निकाला और उसे सुकिंगलुओ की छोटी हथेली में रख दिया। धन्यवाद आंटी जू। सुकिंगलुओ ने टोकन को कसकर पकड़ लिया, टोकन पर लिखे बड़े शब्द जू पर नजर डाली और प्यार से मुस्कुरा दी। चाची जू क्योटो में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। महिला को उम्मीद नहीं थी कि छोटी लड़की इतनी होशियार होगी। टोकन पर एक नज़र डालने से ही उसे लगा कि जू शब्द उसका उपनाम है और उसने आंटी जू कह दिया। फिलहाल उनके दिल में प्रतिभाओं के लिए प्यार है और वह पूरे दिल से उम्मीद करते हैं कि छोटी लड़की जल्द ही बड़ी हो जाएगी और उनसे फिर से मिलेगी। ये बहुत बढ़िया है आंटी जू, किंगलुओ निश्चित रूप से आपसे मिलने आएगा। सुकिंगलुओ का दिमाग नाजुक था और उसने कियाओजी के लिए रास्ता बनाने का मौका लिया। नर्म और प्यारी छोटी दूधिया आवाज ने महिला को उत्साहित महसूस कराया, उसे अभी ले जाने की इच्छा हुई। तुम्हें आना ही होगा, आंटी जू तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इसके बारे में सोचने के बाद छोटी लड़की बहुत छोटी है और उसे एक प्रतिभा में विकसित होने में कई साल लगेंगे और उसके माता पिता उसके पक्ष में हैं, इसलिए किसी की बेटी को बलपूर्वक लूटना आसान नहीं है, इसलिए उसने उलझा हुआ विचार छोड़ दिया। हाँ, स्वाभाविक रूप से सुकिंगलुओ को यह नहीं पता था कि महिला ने विचारों की एक चमक में पहाड़ी सड़क के 18 मोड़ों को पहले ही पार कर लिया था और उसने मुस्कुराते हुए और अपना सिर हिलाते हुए उसे अंतिम विदाई दी। महिला को 2 सहकर्मियों ने सहारा दिया और गाड़ी में सवार होकर अस्पताल से बाहर निकल गई। दोनों महिला अधिकारी घोड़ों पर शान से चढ़ी, उनकी कमर से लंबी तलवारें लटक रही थीं और वे लंबी और सीधी थीं और घोड़ों को गाड़ी के दोनों ओर दौड़ा रही थीं। वह शाही दरबार की महिला है। सुजुकिन की प्रशंसा भरी नजरें दोनों महिला अधिकारियों को घोड़े पर सवार होकर दूर जाते हुए देखती रहीं और फिर अनिच्छा से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। बहन, हमारा परिवार अमीर है। जब हम वोनियू गांव वापस जाएंगे और एक घोड़ा खरीदेंगे तो मेरी बहन घुड़सवारी और तीरंदाजी का अभ्यास कर सकेगी। सुकिंगलुओ के मुलायम और चिपचिपे दूध की महक उसके कानों में गूंजने लगी, जिससे सुजुकिन के भ्रमित विचार पीछे हट गए। हाँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। उसकी आंखें चमक उठी, वह अपनी जगह पर घूम गई और जोर से बोली, बहुत बढ़िया, मैं घोड़े की सवारी करना सीख सकती हूँ, मैं तीरंदाजी सीख सकती हूँ, मैं रॉयल अकादमी में भर्ती होना चाहती हूँ और मैं महिला अधिकारी में भर्ती होना चाहती हूँ। ये बच्चा पागल हो रहा है। लिशियुए मुस्कुराए और अपनी सबसे बड़ी बेटी को मस्ती करते हुए देखा, उसके दिल और आंखों में खुशी थी। माँ, हम वोनियू गांव कब वापस जा रहे हैं? मैं भी घोड़े की सवारी करना सीखना चाहता हूँ। सुकिंगलुओ ने लिजियुए की बांह को प्यार से सहलाया और मधुर व्यवहार किया। बहन यू घर जाना चाहती हैं। लिजियुए ने झुककर अपनी छोटी बेटी के मुलायम गाल को चुटकी से दबाया। हाँ, सुकिंगलुओ ने बार बार अपना सिर हिलाकर यह जताया कि वह इसे बहुत चाहती थी। उसे पहाड़ों में शिकार करना, जिनसेंग खोदना, मशरूम चुनना, नदी में तैरना, नदी के मसल्स को छूना और केकड़े पकड़ना पसंद है। उसे पहाड़ों और ग्रामीण इलाकों की आज़ादी और ग्रामीणों की सादगी पसंद है। उसे घर की याद आ रही थी और शियातुआंजी के चले जाने के बाद वह वास्तव में वापस जाना चाहती थी। ठीक है, कल घर चलें। लिशियुए ने झुककर अपनी छोटी बेटी को प्यार से गले लगाया और उसे उठा लिया। घर जाओ, घर जाओ। सुजुकिन और सुजिक्सुआन ने जोर से जयकार की क्योंकि वे घुड़सवारी और तीरंदाजी के रोमांच का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह सूहू और उनकी पत्नी ने अपना सामान समेटा और नया खरीदा हुआ आंगन वांगपो को सौंप दिया। वे तीनों बच्चे जो घर लौटने को आतुर थे, उन्हें लेकर घर की ओर चल पड़े। 2 दिन बाद वोनियू गांव। सूहू का परिवार 2 छोटे टिट्टुओं के साथ नाव से नदी पार करके अपने घर लौट आया। कुछ ही समय बाद नवनिर्मित आंगन को ग्रामीणों ने घेर लिया, जिन्होंने ये खबर सुनी। बच्चे दीवार से टिककर खड़े थे और एक नर और एक मादा को, एक काले और एक लाल रंग के चमकदार बालों वाले 2 मजबूत बच्चों को उत्साह से देख रहे थे, जो लगातार चहचहा रहे थे और हंस रहे थे। जी, ठीक है, इस बार मैं बहुत कुछ हासिल करने के लिए मिंगशुई काउंटी गया था। मैंने सभी घोड़े खरीदे। ये देखा जा सकता है कि पुराने सू परिवार के पूर्वजों ने पुण्य संचित किया और अपने वंशजों को भाग्य बनाने के लिए संरक्षित किया। बूढ़े गांव के मुखिया ने अपना काम किया और सभी गांव वालों की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने उसने दरवाजा खोला और आंगन में दाखिल हुआ। वह 2 घोड़ों के पास गया, उनके मुलायम बालों को सहलाया और उनकी तारीफ की। अरे, क्या ये बहन कियाओ नहीं है जो बड़ी हो रही है और घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखना चाहती है? बूढ़े गांव के मुखिया को आते देख सूहू ने जल्दी से अपने हाथों का काम नीचे रखा और 2-2 की संख्या में आगे बढ़ा। मेरी माँ और मैंने एक पूर्ण विकसित घोड़ा खरीदने की योजना बनाई। बच्चा छोटा है और उसे वश में करना आसान नहीं है। एक टट्टू खरीदना बेहतर है।
यह उपयुक्त है और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं परिवार की मदद कर सकता हूँ। घोड़ा पालना आसान नहीं है। गांव के बूढ़े मुखिया काफ़ी बूढ़े हैं और उन्हें काफ़ी अनुभव है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर खाद सही नहीं है तो वज़न कम होना आसान है। मौसम ठंडा है और आपको अस्तबल की ज़रूरत है। अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। आप इसे बच्चे की तरह पालें। अरे है न, छोटा टट्टू बहुत नाजुक है। सूहू ने मन ही मन सहमति जताते हुए कहा, वह छोटा लाल घोड़ा मेरे द्वारा खरीदे जाने के एक दिन बाद ही सड़क पर बीमार हो गया। उसे दस्त हो गए। वह इतना कमज़ोर होकर जमीन पर लेट गया कि मैं चल भी नहीं सका। सौभाग्य से सिस्टर यू कुछ चिकित्सा कौशल जानती है। उसने सड़क से कुछ जड़ी बूटियां चुनी और उन्हें खिला दी।